नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24 और मैं हूं आपके साथ शाजिया निसार। इस समय की ब्रेकिंग न्यूज, भारतीय शेयर बाजार ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। सेंसेक्स पहली बार 63,000 के पार हो चुका है। बाजार में लगातार 8वें दिन तेजी दर्ज की गई है। सीधा बाजार से इस समय की ब्रेकिंग न्यूज की जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। भारतीय शेयर बाजार ने एक बार फिर से इतिहास रच दिया है। आपको बता दें कि सेंसेक्स पहली बार 63,000 के पार हो चुका है। ये अभी इस समय की बड़ी जानकारी है। और गुजरात के रण के एक एक अपडेट हम आपसे लगातार साझा कर रहे हैं। अब तस्वीरें मैं आपके सामने जल्दी से रख देती हूं कि किन किन दिग्गजों ने वोट किया है और किस तरीके से जनता भी वोट करने के लिए लगातार पहुंच रही है। आप देखिए किस तरीके से कुछ समय पहले विजय रूपाणी पहुंचे वोट करने के लिए, वोट कास्ट करने के लिए। उनकी पत्नी भी थी, ये जानकारी मिली। इसके अलावा आपको बता दें कई और मुख्य जो लोग हैं वो भी पहुंचे हैं वोट करने के लिए। जनता भी बड़ी तादाद में लगातार पहुंची है। और इस बीच दर्शना जरदोस की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, वो भी वोट कास्ट करने के लिए पहुंची हैं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची हैं। लगातार हम आपसे अपडेट साझा कर रहे हैं कि अभी इस समय गुजरात के रण में क्या चल रहा है। एक के बाद एक बड़ी अपडेट सामने आ रही है। एक तरफ बड़ी तादाद में जनता जो है मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रही है, वोट डालने के लिए पहुंच रही है, तो दूसरी तरफ दिग्गज जो है वो भी, जो गुजरात के बड़े नाम है, गुजरात की राजनीति के बड़े नाम है, या फिर मैं कहूं किसी भी सेक्टर से आने वाले बड़े नाम है, वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंच रहे हैं। सूरत की तस्वीरें अभी इस समय आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। दर्शना जरदोस पहुंची है अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। आपको बता दें गुजरात चुनाव के अहम मुद्दे जो हैं उनमें यूनिफॉर्म सिविल कोड है, सरकारी नौकरी है, और इसके अलावा भी कई और बहुत सारे मुख्य मुद्दे हैं जिनको लेकर के महंगाई भी एक बड़ा मुद्दा बन चुका है और इसी को लेकर के वोट हो रहा है। देखना यह होगा कि आखिर 27 साल बाद बीजेपी के किले में सेंध लगा पाती है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस या फिर नहीं। क्योंकि अगस्त साल 2017 की मैं बात करूं तो साल 2017 में कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन था वो अच्छा था। आप नाम नहीं सुनते हैं, लेकिन जानकारी मैं आपको दे दूं कि प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने उस समय अच्छा किया था। अब देखना यह होगा कि आखिर फर्स्ट फेज में क्या होता है, लेकिन जानकारी तो यही है आपके लिए कि फर्स्ट फेज में जो दिग्गज हैं उनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो रही है। ये तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं। आज लोकतंत्र के पर्व का सबसे बड़ा दिन है। आज सूरत समेत 89 सीटों पर जो है उम्मीदवारों का भाग्य पेटी में बंद होंगे। मेरे साथ केंद्रीय मंत्री दर्शना जरदोस है और आज वो वोट डालने जा रही है। उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, कैसा लग रहा है, मतलब क्या दिल में धक-धक, किस तरह की? वी आर वेरी कॉन्फिडेंट क्योंकि पिछले 13 साल से मैं सांसद भी हूँ यहाँ और मेरा बूथ भी संभालती हूँ। तो हमारी लड़ाई बूथ से शुरू होती है और हम लोग जब तक हमारा बूथ कंप्लीट ना हो जाए हम कहीं बाहर नहीं जाते। मैं मंत्री बाद में हूँ लेकिन बूथ की कार्यकर्ता पहले हूँ। तो आज हमारी पूरी प्लानिंग हो चुकी है कितने वोट जाएंगे। हमारे यहाँ 3% वोट मुझे नहीं मिलते, लेकिन जो 94% बाकी के वोट है इसमें से 78-80% लोग वोट डाल रहे हैं, उसके ही हमारी तैयारी है। इस बार तो बड़ी चुनौती है। मोदी जी ने कहा है कि मेरे ही रिकॉर्ड को जो है भूपेन्द्र भाई जो है उसको तोड़ेंगे, तो एक बड़ी चुनौती, आप लोगों पे भी एक बड़ी जिम्मेदारी होगी। नहीं, हम लोगों को तो प्रधानमंत्री हमारे आदर्श है और इसके साथ उनका कहा हम मानते भी है और उनका अनुभव भी है। जो बोलते हैं वो हम करते हैं। तो उसी के आधार पर कुछ जो जिम्मेदारी हम लोगों को मिली है, तो जब चुनाव आता है तब ये राजनीति होती है। लेकिन सूरत ने अपना परफॉर्मेंस दिखाया है। जब 2007 का चुनाव था, 14 का था, उसके बाद वाला 17 का था, सभी चुनावों में यहाँ पे 100% बीजेपी को सफलता मिलती है। जब मैं जीती उससे मेरा वोट शेयर बढ़ता गया। वो 2009 में लड़ी, 14 में लड़ी और उसके बाद में 19 में लड़ी। उसी तरह हम लोगों का जो स्थानिक स्वराज की चुनाव में जो समस्या होती है वो ये एमएलए की और एमपी की चुनाव में नहीं होती। और हम लोग डेवलपमेंट के आधार पर, विकास के आधार पर राजनीति करते हैं, लोगों को पसंद आता है। बिल्कुल। तो ये थी दर्शना जरदोस जी, केंद्रीय मंत्री हैं, जिन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार सूरत के इस हिस्से से हम बहुत
मजबूत होंगे, मजबूत स्थिति में होंगे और डेवलपमेंट हमारा सबसे बड़ा मुद्दा होगा। जात पात धर्म की राजनीति से हम दूर रहेंगे। कैमरा पर्सन रमेश महिदा के साथ संदीप शुक्ला, सूरत। तो दर्शना जरदोस को आप सुन रहे थे, केंद्रीय मंत्री है गुजरात के रण में। अभी इस समय क्या हो रहा है लगातार हम आपको बता रहे हैं और इस बीच तमाम खास मेहमान स्टूडियो में मेरे साथ बने हुए हैं, बाहर से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। एसएन सिंह जुड़ रहे हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं एसएन सिंह जी के पास मैं सबसे पहले जाना चाहूंगी। सिंह साहब, क्या लग रहा है, साल 2024 के चुनाव तो सबके सामने है और बड़ी जीत की भी सभी की तैयारी है, लेकिन उससे पहले गुजरात का चुनाव क्या गेम चेंजर साबित होने वाला है? क्योंकि एक तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और दूसरी तरफ है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस से मिलने वाली चुनौती। देखिए, ये गुजरात है, वहाँ राष्ट्रवाद को अपनाया जाता है। वहाँ सोने के का हिरन बनकर कोई जाएगा तो उन्होंने कभी अपनाया नहीं। और पहले अंग्रेज भी सोने का हिरन बनकर आए थे, मुगल भी आए थे, लेकिन गुजरातियों ने कभी नहीं अपनाया। वो तो मेहनत मजदूरी करके मान सम्मान के साथ अपना नाम और देश दुनिया में गुजरात का नाम बढ़ाने का कार्य करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी गुजरात से आते हैं, आदरणीय गृह मंत्री जी गुजरात से आते हैं और तमाम बड़े लोग गुजरात से आते हैं। आज गुजरात के में किसी चीज की कमी है क्या? वहाँ सरप्लस बिजली है, सरप्लस भोजन है, अच्छी सड़कें हैं, कानून का राज है। तो इस तरह की जब चीजें हैं तो मुझे नहीं लगता है कि जो सूर्य की रोशनी में टार्च मारने के लिए लोग गए तो वो तो अंधेरे में दिखाई देगा। आज गुजरात में क्या नहीं है? भोजन और जुबान से मीठे लोग गुजरात में रहते हैं। वहां जाके जो कड़वी बात आप कहेंगे तो निश्चित तौर पे गुजरात के लोग सोचेंगे, समझेंगे और जवाब भी देंगे कि आप मीठी जुबान नहीं, आप प्रधानमंत्री को कैसी कैसी हमारे आदि भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि गुजरात में जो 27 साल का रिकॉर्ड है वो भारतीय जनता पार्टी अपने ही रिकॉर्ड को तोड़कर और एक बहुत बड़ी जीत के साथ गुजरात में सरकार बनाने जा रही है। आप देखिए, गुजरात ऐसा राज्य है जहां पे 17% से अधिक जीडीपी है। गुजरात एक ऐसा राज्य है जो लगभग 42 देशों को निर्यात करता है। लगभग 1600 किलोमीटर लंबी जो पोर्ट एरिया है उसके माध्यम से 42 से 45 देशों को निर्यात करने का कार्य करता है गुजरात। गुजरात में किसी चीज की कमी नहीं है और गुजरात तो आज भाग्यशाली है कि गुजरात से रहने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं जो भारत के सपने को दुनिया में ले जाकर साकार कर रहे हैं। दुनिया की अर्थव्यवस्था जहाँ डमाडोल हो रही है वहाँ भारत की अर्थव्यवस्था 10वें और 5वें नंबर पे आ गई और सब लोग मान रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कुशल नेतृत्व के नाते जब 2001 में गुजरात में वो सत्ता संभालते हैं, उसके पहले का गुजरात और उसके बाद का गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात, मोदी मॉडल, क्या क्या नहीं हुआ। वहाँ बड़ी बड़ी कंपनियां आई, देश और दुनिया की कंपनियां आई, देश और दुनिया के लोग गुजरात को सराहे और इसी नाते 2014 में भारत के लोग ने भी गुजरात मॉडल के ही मानव को मानते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सर आंखों पे बैठाया। ठीक है एसएन सिंह जी, ठीक है, पुनः एक बार भारतीय जनता ठीक है, बड़ा दावा आपकी ओर से किया जा रहा है कि पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस आएगी। स्टूडियो गेस्ट का मैं रुख करूंगी, संजय राणा स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है। संजय राणा, मैं समझना चाहूंगी क्या 27 साल के बाद एंटी इनकम्बेंसी आपको नजर आ रही है? और अगर नजर नहीं आ रही है तो 21 सिटिंग विधायकों के जो टिकट काटे गए हैं आखिर वो क्यों? साजिद जी गुड मॉर्निंग। देखिए, ऐसा है कि इस बार का जो चुनाव है गुजरात का बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ हम सत्तारूढ़ पार्टी है जो तकरीबन 32 साल से शासन में, और दूसरे तरफ है सुस्त विपक्ष। तो देखिए, ऐसा है कि इस चीज़ों को एंटी इनकम्बेंसी तो होगी, अगर 32 साल कोई भी सरकार अगर बनी रहती है उसको भारतीय जनता पार्टी ने बहुत पहले भाप लिया था, 1 साल पहले, और उन्होंने देखा कि कंप्लीट पूरा जो एक तरह से मंत्रालय था पूरे के मंत्री, मुख्यमंत्री समेत उन्होंने बदल दिया था। लेकिन 2 लोगों की एंट्री हुई, 2 नए पार्टियों एंट्री हुई 2-3-4 महीने पहले, आपने देखा होगा। उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को लगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकता है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, तो प्रधानमंत्री स्वयं उतर गए उस चुनाव में। आपने देखा होगा प्रधानमंत्री के तकरीबन 59 सभा होने वाली है जो कैप्चर करती है तकरीबन 142 सीटों को। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। मुद्दे बहुत वहाँ पे हैं, चाहे महंगाई का मुद्दा हो, चाहे आपके बेरोजगारी का मुद्दा। नो डाउट वहाँ पे 1.67 अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, लेकिन बहुत सारे रीजनल मुद्दे होते हैं। लेकिन मोदी जी का चेहरा एक ऐसा चेहरा होता है, भावात्मक हो जाता है, जहां पे भाव पे आदमी आ जाता है और कहीं ना कहीं इस पे दांव खेला। और दूसरा, अगर आप बात करती हैं तो कांग्रेस पार्टी से काफी उम्मीदें थी कि कांग्रेस पार्टी कुछ इस समय, देखिए अगर पूरा ग्राफ देखेंगे 1985 में जब वो थे माधव सिंह सोलंकी साहब, वो हाईएस्ट वोट से जीते थे और उनकी तकरीबन 149 सीट आई थी। उसके बाद भारतीय कांग्रेस पार्टी सत्ता से विहीन है। लेकिन जिस तरह से काम करना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, उस तरह से बिल्कुल काम नहीं।
तरीके से अमित जी ने भी कुछ देर पहले बताया था। तो जब विपक्ष कमजोर होता, कहीं ना कहीं पार्टियों को फायदा मिलता जो सत्तारूढ़ है। लेकिन हाँ, आम आदमी पार्टी के आने से थोड़ा सा जो कांग्रेस का वोट बैंक है उसमें कहीं ना कहीं सेंध लगेगी, और मुस्लिम वोट में तो एनीवे ओवैसी जी सेंध लगा ही रहे हैं। तकरीबन जो 14 उन्होंने कैंडिडेट खड़े किए हैं। लेकिन यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज की राजनीतिक समीकरणों का अगर आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को विपक्षियों ने थोड़ा सा कैटवॉक दे दिया है, जो डिफिकल्टीज हो सकती है। बड़ी बात है। पीयूष पंत मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार लगातार बने हुए हैं। पीयूष जी, सवाल मेरा यह है कि भरूच में भी आज मतदान होना है और वो अहमद पटेल का गढ़ रहा है। उनके निधन के बाद से आप इस जगह पर कांग्रेस को कितना स्ट्रांग देख पा रहे हैं? देखिए, ये जो भरूच है ये निश्चित रूप से कांग्रेस का एक गढ़ रहा है और उसमें एक भूमिका बहुत बड़ी रही थी अहमद पटेल की। तो अहमद पटेल के लिए भी अभी भी वहाँ पे लोगों के मन में जो है एक सम्मान है और एक सिंपैथी वोट उनको मिलेगा। मुझे लगता है कि ये सब कांग्रेस को यहाँ पे सफलता मिलनी चाहिए। कांग्रेस के कुछ जो इलाके हैं जहाँ पे वो स्ट्रांग फुटिंग पे है, और लेकिन खासकर हम देखें कि जहाँ पे जो आम आदमी पार्टी जो है बहुत शिद्दत के साथ लड़ रही है। अगर आप देखिए सूरत का जो इलाका है, जो सौराष्ट्र में बहुत कई जगह जो है, तो वहाँ पे निश्चित रूप से कांग्रेस को नुकसान हो सकता है। लेकिन वहीं शहरी इलाकों में जो है भारतीय जनता पार्टी को भी नुकसान हो सकता है आम आदमी पार्टी से। इसलिए जो है कि इसीलिए जो है कि सेलेक्टिवली जो है भारतीय जनता पार्टी जो है आम आदमी पार्टी पे हमले कर रही है, और यहाँ तक कि उनके कैंडिडेट को भी जो है कि नॉमिनेशन विड्रॉ करने में कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी का भी हाथ था वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे एक बहुत बड़ी चुनौती वो पेश कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लिए। तो कांग्रेस के देखिए जो गढ़ हैं उनमें तो कांग्रेस की सफलता, क्योंकि कांग्रेस ने इस बार जो है ग्राउंड लेवल पे काम किया है। देखिए, पूरे चुनाव को हमारे देश में इधर हमने देखा है कि पूरा का पूरा एक शो के रूप में, एक बहुत बड़े मेगा शो के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। लेकिन असलियत जो है आपको मतदाता तक पहुंचना होता है, और मतदाता तक अगर आप व्यक्तिगत रूप से पहुंचते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावी होता है। मुझे लगता है कांग्रेस ने ये स्ट्रेटजी इस बार अपनाई है, और वो लगातार जो है छोटी छोटी मीटिंग करके, गाँवों में जो मीटिंग करके, चौपाल लगा के, खटिया में जो है कि वो चौपाल लगा के, और इस तरह से उन्होंने एक कोशिश करी है कि वो अपने एक सॉलिड जो उनका वोट बैंक है वो उन तक जो है बना रहे। वो आम आदमी पार्टी से उनको ज़्यादा खतरा है, क्योंकि देखिए जो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक है वो तो उनका स्ट्रांग वोट बैंक है और वो लगातार बना रहता है। उसमें इस बार थोड़ी सी ऐसा लग रहा है कि जो संतोष है उसमें कहीं ना कहीं जो है कटौती हो सकती है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है लगातार जो है फिर जो है वही जो है कि हिंदुत्व वाले मुद्दे ले आ रही है, और जो है कि एंटी मुसलमान और गोधरा की बात करने लगे हैं जो है अमित शाह जी, जो पूरी तरीके से, और आतंकवाद की बात करने लगे हैं, रेडिकलाइजेशन की बात करने लगे हैं। जबकि हम देख रहे हैं कि हिंदुओं का ज़्यादा रेडिकलाइजेशन हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद से। तो ये तमाम चीज़ें ये दिखाती है कि भारतीय जनता पार्टी को आम आदमी पार्टी से एक चुनौती शहरी इलाकों में मिल रही है निश्चित रूप से। लेकिन जो है गुजरात, जो कांग्रेस को सबसे बड़ा खतरा है कि वो बचाए रखे आम आदमी पार्टी से, वो अपने जो ग्रामीण इलाका है, जो सौराष्ट्र का इलाका है, वहां पे। चाहूंगी मेरे सहयोगी अमित से। अमित जी, क्या आपको लग रहा है कि जो विपक्ष का वोट शेयर है वो वाकई बट चुका है कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से, और फायदा बीजेपी को मिलने वाला है? बिल्कुल साजिया, मैं आपको बताऊं, आपने जिक्र किया भरूच का। भरूच से लगता एक विधानसभा, एक लगती विधानसभा है जंबूसर। जंबूसर मुस्लिम डोमिनेटेड इलाका है, और अंकलेश्वर, ये सब मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं। वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने एक वहाँ के महंत, लोकल महंत स्वामी जी को टिकट दिया है जंबूसर से। अब वहाँ भारतीय जनता पार्टी के एक कैंडिडेट हो गए, और बाकी 3 जो कैंडिडेट हैं आम आदमी पार्टी के, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के और कांग्रेस की, ये तीनों माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। अब दिक्कत क्या है कि जो जंबूसर एक बड़े चंक के तौर पर वोट कांग्रेस के पक्ष में करता था, उसमें कहीं ना कहीं ये खलबली है कि वो कुछ वोट परसेंटेज अब दूसरे पार्टियों को, वो मुख्तलिफ पार्टियों को भी देना चाहता है। उसकी जो भी अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं उस तरीके से वो वहाँ जाना चाहता है। तो ये सीधे तौर पर अगर वो 60,000 वोट बैंक है और उसमें से अगर आप कहीं कुछ अलग करवा पाते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए अपने आप में बड़ी जीत है। दूसरा, पंचमहल का जो इलाका है, जब आप बड़ोदरा से पंचमहल की तरफ जाते हैं तो गोधरा एक जगह है, गोधरा विधानसभा है। गोधरा में बहुत डिवीज़न है। जब मैं वहाँ गया तो मैंने स्टेशन से जो वहाँ के इलाके थे, जो मुस्लिम डोमिनेटेड इलाके हैं, वहाँ भी मैंने देखा वहाँ डेवलपमेंट कम है बनिस्बत जो बस स्टैंड से अलग के इलाके हैं गोधरा में। तो वहाँ पर जो डेवलपमेंट की बात है वो दोनों पक्ष कर रहे हैं, मुस्लिम भी कर रहे हैं और हिंदू भी कर रहे हैं कि हमारा यहाँ का गोधरा का लोकल विकास होना चाहिए।
तो कहीं जहां पर कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, वहां आम आदमी पार्टी के साथ दूसरी जो पार्टियां हैं उनको विकास के नाम पे चुनौती दे रही हैं, क्योंकि वहां उनके विधायक रह चुके हैं। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए सीधे चुनौती नहीं है, वहां पर उनके विधायक हैं, उस विधायक का वहां के स्थानीय लोगों से कितना एक्सेस है, ये एक्सेस की कमी वहां के स्थानीय लोगों में बहुत ज्यादा है, जो अपने विधायकों के लिए बार बार कहते हैं। ठीक है, अमीन साहब के पास मैं जाऊंगी। अमीन साहब, आपने एक नहीं बल्कि बहुत सारे चुनाव देखे, एक 27 साल से तो आप खुद देख रहे हैं। गुजरात में बीजेपी की सरकार लगातार बनी हुई है, वापसी कर रही है, लेकिन मैं ये समझना चाहूंगी कि क्या जो एंटी इनकम्बेंसी की बात आ रही है, क्या वो मोदी के लिए लोकप्रियता पर भारी पड़ेगी या फिर नहीं? क्या लगता है आपको? नहीं, पार्टियों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो सिर्फ इलेक्शन कमीशन का जब रिजल्ट आएगा उस दिन आपको पता चलेगा कि पब्लिक किधर गई। अब सवाल इस बात का है कि हमेशा आप देखिएगा कि हर पार्टी में ये दावा किया जाता है कि हम काम कर रहे हैं और हमने काम किया है, लेकिन जनता अच्छी तरह समझती है और जनता पहचानती है अपने कैंडिडेट को कि हमको किसको वोट देना है। इस वक्त जिस वक्त लग रहा है मामला कि बहुत ज़्यादा तनातनी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जनता ने अपना मन बना लिया होगा, उसी अपने कैंडिडेट को वोट देगी और इलेक्शन कमीशन का जो रिज़ल्ट आएगा उसमें आपको पता चलेगा। अभी ये थोड़ी देर पहले बात चल रही थी कि हमारी मशीन जो है एक आध जगह ख़राब हो गई हैं, तो हम आपको ये बता दें और जनता को भी आश्वस्त कर देते हैं कि मशीन जो जी होती है वो हमारा पीछे सेक्टर मजिस्ट्रेट उसका बैकअप होता है। क्या है कि इमीडिएटली वो हटा दी जाती हैं, रिमूव कर दी जाती हैं और दूसरी फ्रेश मशीनें लगा दी जाती हैं और सभी मशीनें नंबर्ड होती हैं, इसलिए कोई परेशानी की बात नहीं है। और जो हमारे प्रिसाइडिंग अफसर होते हैं उसमें टाइम डाल देते हैं कि कितनी देर तक इलेक्शन रुका। तो जो 5 बजे की बात है तो 5 से ज़्यादा भी उसको समय दिया जाता है उस पोलिंग बूथ को, उसके डायरेक्शन के ऊपर। और किसी तरह की कोई, आपने देखा होगा इतना साफ़ सुथरा इलेक्शन हो रहा है, गुजरात में भी, इससे पहले हिमाचल में भी हुआ। आप कोई भी शिकायत की बात ये नहीं कह सकता। हमारा BLO हर एक के घर पर्ची पहुंचाता है, हर एक को ईमानदारी से वहां पर आप जब वोटिंग करने जाते मतलब हैं आप ये कह रहे हैं कि आप कोई नहीं कह सकता कि ईवीएम खराब थी? जी, ईवीएम खराब नहीं, उसके रिपेयर नहीं करते हैं, ईवीएम को बिल्कुल नया दे देते हैं, हम नई चेंज कर देते हैं, रिपेयर का कोई टाइम नहीं होता वहाँ पर। ठीक है, संजय राणा के पास मैं फिर से जाऊंगी। संजय राणा, आपको क्या लगता है कि 2024 का मोमेंटम बन रहा है गुजरात के इलेक्शन से, क्योंकि बीजेपी तो इसको इसी तरीके से ले रही है? देखिए, हमेशा आपने, अगर आप देखो गुजरात भारतीय जनता पार्टी की शैली को, उनके कार्य करने की प्रणाली को आप देखेंगे तो उन्होंने बिल्कुल ही चीज़ों को, पॉलिटिक्स को बदल के रख दिया है। देखिए, 2014 के पहले मैं बार बार बोलता हूं कि पॉलिटिक्स करने का तरीका अलग था, उन्होंने 2014 के बाद पॉलिटिक्स करने का तरीका अलग हो गया है। आज की अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड जैसे काम करता है, वो कॉर्पोरेट वर्ल्ड की तरह काम करते हैं और एक एक आदमी को असाइनमेंट दिया जाता है। आप गुजरात में देख लीजिए, 12 के 12 मुख्यमंत्री वहां पर कैंपिंग कर रहे हैं और दर्जनों केंद्रीय मंत्री वहां पे कैंपिंग कर रहे हैं। तो जिस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं, जिस तरह से चुनाव को वो देख रहे हैं, बिल्कुल ये भी आप कहा जा सकता है कि 2024 का मोमेंटम बना रहे हैं। नो डाउट ये कहीं ना कहीं एक संकेत देगा कि 2024 का रुख क्या होगा, कौन क्या हो सकता है। देखिए, बोलना बहुत अभी जल्दबाजी होगा, लेकिन एक तरह से आपको कह सकते हैं कि एक आइडिया दे देगा कहां पे जा रहा है चुनाव होगा और कैसे लोग होंगे, किस तरह की चीजें होंगी। लेकिन हाँ, ये जरूर कर दिया है भारतीय जनता पार्टी ने कि विपक्ष को ही बोला है कि आप एयर कंडीशन छोड़िए और मैदान में आइए और जमीन पर जुड़िए, लोगों से जुड़िए। देखिए, 24/7 काम करते हैं और हर कार्यकर्ता, देखिए इन्होंने तकरीबन, अगर आपको तो पता ही होगा, 1,25,000 बूथ को आइडेंटिफाई किया पैन इंडिया। 2024 की बात कर रहे हैं, जहां पे ये कम थे, यानी सेकंड नंबर पे थे या हारे थे या कम वोट से हारे थे, और अभी से वो अपने केंद्रीय मंत्रियों को महीने में एक बार 3 दिन के लिए वहां पर रहने के लिए बोल दिया। तो ये सब चीजें बड़ा मायने रखती है और इस तरह अगर स्ट्रेटेजी और प्लानिंग बना करके एग्जीक्यूट करेंगे तो कहीं ना कहीं जीतने का जो चांसेस होता है बढ़ जाता है। और विपक्ष वहीं पे हताश है, क्योंकि उनके पास ना मुद्दे बचे हैं, ना ही स्ट्रेटेजी है, ना ही प्लानिंग है जिसको एग्जीक्यूट कर सके। ठीक है। मेरे सहयोगी रवि शर्मा मेरे साथ जुड़े हैं सुरेंद्र नगर से। रवि, सुरेंद्र नगर में अभी इस समय 5 विधानसभा की सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में 4 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीती थी, 1 सीट पर वाधवा पर बीजेपी को जीत मिली थी। बाद में कांग्रेस के 2 विधायकों ने इस पर इस्तीफा दे दिया था। अभी इस समय समीकरण क्या कह रहे हैं सुरेंद्र नगर के? बिल्कुल, देखिए आपने ठीक कहा, सुरेंद्रनगर में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं। पिछले 2017 के चुनाव में 4 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी और 1 सीट जहां पर मैं मौजूद हूं, बड़वान जो इलाका है, बड़वान सीट
भाजपा की परंपरागत सीट मानी जाती है। पिछले कई समय से भाजपा का इस सीट पर कब्जा रहा है, लेकिन जैसा कि 2017 में 4 सीटों पर, इस सुरेंद्र नगर की 4 सीटों पर कांग्रेस ने बढ़त बनाई थी, लेकिन बीच में समीकरण बदल गए और फिलहाल स्थिति जो थी वो 3 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर कांग्रेस थी। लेकिन इस बार कांटे की टक्कर है। सुरेंद्र नगर के करीबन आधे दर्जन से ज्यादा बूथ हमने कवर किए हैं। काफी तादाद में मतदाताओं से हमारी बातचीत हुई और साफ स्पष्ट जो मतदाताओं का कहना है वो यही कि उन्हें विकास चाहिए, क्योंकि ये जो इलाका है यहाँ पर काफ़ी सारी समस्याएं जो आज भी आज के दौर में भी यथावत बनी हुई हैं। बुनियादी जो समस्याएं, खासकर सफाई की, रोड ट्रांसपोर्टेशन की, बिजली की, पानी की, चूंकि ये जो पूरा इलाका है सुरेंद्र नगर का, यहाँ पर पानी एक बड़ी समस्या है। और मैं सबसे पहले आपको, ठीक है, माफ कीजिएगा, आपको बीच में रोकना पड़ेगा रवि। इस बीच हम अपने दर्शकों को दिखाने जा रहे हैं फटाफट अंदाज में गुजरात चुनाव से जुड़ी हुई 24 बड़ी खबरें। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज के लिए वोटिंग जारी की। 19 जिलों की 89 सीटों पर मतदान हो रहा है। 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में है। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पहले फेज के लिए वोटिंग 11 बजे तक 19% हुआ है मतदान। गुजरात चुनाव के लिए पीएम मोदी ने की जनता से बढ़ चढ़कर मतदान करने की अपील। पहली बार मतदान करने वाले मतदाताओं से रिकॉर्ड संख्या में मतदान की अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर मतदाताओं से वोट करने की अपील की। कहा, इस विकास यात्रा को जारी रखने के लिए अभूतपूर्व उत्साह और संख्या में मतदान करें। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने गुजरात चुनाव के लिए अपील की। रोजगार, किसानों की कर्ज माफी के लिए करें वोट। गुजरात के सभी भाई बहन वोट दें। गुजरात चुनाव पर दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने ट्वीट कर कहा, गुजरात के भविष्य के लिए भारी संख्या में मतदान करें। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने डाला वोट। कहा, पहले मतदान फिर जलपान, विकास के लिए वोट करें। विजय रूपाणी ने कहा, इस बार राजकोट की 4 सीटें बीजेपी भारी बहुमत से जीतेगी, क्योंकि बीजेपी के प्रत्याशियों ने अच्छा काम किया है। गुजरात में पहले चरण के लिए मतदान जारी है। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने किया अपने मत अधिकार का इस्तेमाल। वोटिंग के पहले ही मंदिर में पूजा। गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने मतदान के बाद की वोटिंग की अपील। कहा, पहले मतदान फिर कोई अन्य काम। मध्य प्रदेश की राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने भी किया अपने मताधिकार का इस्तेमाल। अपनी पत्नी के साथ नवसारी में पोलिंग बूथ पर डाले वोट। बीजेपी उम्मीदवार रिवाबा जडेजा ने डाला वोट। गुजरात चुनाव में जामनगर से है बीजेपी के प्रत्याशी। वोटिंग के बाद कहा, सभी वोटर अपने मतदान का इस्तेमाल जरूर करें। बीजेपी विधानसभा चुनाव में दर्ज करेगी जीत। सभी बीजेपी उम्मीदवारों को दी शुभकामनाएं। गुजरात चुनाव में क्रिकेटर रविंद्र जडेजा ने किया मतदान। जामनगर में डाला वोट। गुजरात चुनाव के लिए बीजेपी के अध्यक्ष सीआर पाटिल का बयान, हर जगह कुछ ना कुछ नयापन आना चाहिए। विजय रूपाणी जी को मुख्यमंत्री बनाया गया, फिर वे राज्यसभा में रहे। ये बदलाव होता रहता है। उन्होंने खुद कहा कि मैं इस बार चुनाव लड़ना नहीं चाहता। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने डाला वोट। हापनगर जिले के हानोल गांव में वोट डालने से पहले ग्रामीणों से की बात। कांतिलाल अमृतिया ने वोट डाला। मोरबी से बीजेपी उम्मीदवार हैं कांतिलाल। मतदान के बाद बोले, वोट देकर बीजेपी को मजबूत करें। गुजरात के मंत्री पूर्णेश मोदी ने सूरत के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। कहा, आज गुजरात के भविष्य के लिए मतदान करें। और इस समय ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है। आज के लिए खत्म हुआ नार्को टेस्ट। आफ्ताब का नार्को टेस्ट हो रहा था और इसी बीच जो बड़ी खबर मिल रही है, लेटेस्ट अपडेट मिल रहा है, वो ये है कि आज के लिए खत्म हुआ है आफ्ताब का नार्को टेस्ट। नार्को टेस्ट आफ्ताब का इसलिए करवाया जा रहा है ताकि वो सच उगले। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे सहयोगी गणेश पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं ग्राउंड जीरो से। गणेश, जानकारी ये मिल रही है कि आज के लिए नार्को टेस्ट खत्म हुआ है।
आगे क्या होगा? देखिए शादी, जिस तरीके से अभी जो जानकारी मिल रही है कि जो नार्को टेस्ट सुबह करीबन 10 बजे शुरू हुआ था वो फिलहाल खत्म हो चुका है और अब इसके बाद जो प्रक्रिया हो गई, आफ्ताब को यहाँ पर ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। करीबन 1.5 से 2 घंटे ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से उसे एनेस्थीसिया दी गई थी उसके बाद ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा। फिर जाके पूरी कहेंगे कि टेस्ट की जो पूरी प्रक्रिया थी कंप्लीट हो गई, यानी यूं कहें कि लमसम 2:30 से 3 बजे ये पूरी प्रक्रिया भी खत्म हो जाएगी। जी ठीक है, आप नजर बनाए रखें। एक बार फिर से आपके पास अपडेट्स के लिए लौटूंगी। इस बीच कन्हैया शुक्ला भी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कन्हैया, क्या जानकारी मिल पा रही है? नार्को टेस्ट आज के लिए खत्म हो चुका है, ये जानकारी है? क्या कुछ सामने आ पाया है? क्या कुछ उगला है आफ्ताब ने इस नार्को टेस्ट में? देखिए साजी, आपको बता दें कि जो आफ्ताब आरोपी का नार्को टेस्ट था वो इस समय खत्म हो चुका है और इस समय वो डॉक्टरों की देख रेख में रखा गया है, क्योंकि नार्को टेस्ट के समय उसको एक ड्रग्स दिया जाता है, एक मेडिसिन दी जाती है, जिसके बाद उसकी जो मुद्रा होती है वो अचेत होती है। इस दौरान उससे कई सवाल किए गए, लेकिन पहली बार ये सूत्रों से पता चला है कि आरोपी आफ्ताब आज परेशान मुद्रा में देखा जा गया है। उसके चेहरे पे सिकन थी, उसके चेहरे पे घबराहट थी, क्योंकि उसको ये लग रहा था कि इस टेस्ट के बाद जो पुलिस है, जो उलझी हुई गुत्थियां हैं इस पूरे मामले की, इस घटना की जो उलझी हुई कड़ियां हैं, वो सारी कड़ियां खोल लेगी पुलिस और पुलिस इस मामले की सारे तह तक पहुंच जाएगी। क्योंकि जब आफ्ताब को लाया जा रहा था तो आफ्ताब लगातार जो पुलिसकर्मी है उनसे ये बात पूछ रहा था कि ये नार्को टेस्ट किस तरीके से किया जाएगा, किस तरीके से होता है, क्योंकि मैंने पढ़ा तो जरूर है लेकिन इस तरीके से क्या चीज़ें सामने आती हैं और किस तरीके से आप लोग जाँच करते हो। तो इस तरीके के वो सवाल गाड़ी में बैठ करके ही पुलिस के जो कर्मी हैं उनसे वो कर रहा था और यहाँ पर आने के बाद उसके चेहरे पे एक घबराहट देखी जा रही थी। जिस समय नार्को टेस्ट शुरू हुआ उसके चेहरे पे सिकन थी और उसको ये लग रहा था कि जो मैंने अपराध किया है उस अपराध की जो सारी कड़ियां अभी तक पुलिस ने नहीं सुलझाया है, जिस तरीके की जो सबूत ठीक है कन्हैया, आप हमारे साथ बने रहिए।